21st लाइन है, अगर आप टॉप से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं पेज 13 पे, तो वो 21st लाइन बनती है। लाइन पे आ जाएंगे, दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर seen, I brag, but I still don't see why you climb the top of this mountain to clear this patch, right? तो अगेन ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है और अब यहाँ पर फिर से वो क्या क्वेश्चन किस क्वेश्चन की तरफ फोकस करे कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि आपने इसी पैच को, इसी लैंड को क्लियरिंग के लिए और प्लांटेशन के लिए, फार्मिंग के लिए क्यों चूज किया? आपको इतनी ऊंचाई पे यहाँ आके अपना फार्म ग्रो करने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप वहां पर किसी प्लेन एरिया पे भी तो ये सारा कुछ प्लांटेशन कर सकते थे ना। तो फादर देखते हैं कि क्या रिप्लाई करते हैं, but I still don't see why you climbed the top of this mountain to clear this patch. एक तो कि ये कि आप इस माउंटेन के टॉप पर ही आके क्यों इस पैच को क्लियर करते रहे और यहाँ पर प्लांटेशन की कोशिश करते रहे, और फिर एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये सारा कुछ अपने डॉक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो which one he asked your friend. अब जो ओल्ड मैन है, जो फादर है, वो उससे पूछ रहे हैं कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने एक्ट किया ये, राइट? अब या तो ये जो 40 इयर्स पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपको वॉक नहीं करनी चाहिए, उस डॉक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट है, या फिर जिस डॉक्टर को उसने जनवरी टू अप्रैल में कंसल्ट किया है उस डॉक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो वो क्या कह रहे हैं कि किस डॉक्टर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट और किस ऑर्डर्स के अगेंस्ट, राइट? So he's trying his best to ignore the orders, the prescriptions that were given by the doctors to take rest. वो जो भी डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शंस थी, जो डॉक्टर्स के ऑर्डर्स थे उसको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, तो वो उन सब ऑर्डर्स को इग्नोर कर रहे हैं, पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। Then he sat down on a big oak stump. अच्छा, oak stump क्या होती है? Stump होती है stem of a cut tree. अगर आप कभी नदरन एरियाज में गए हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि, क्योंकि मैं नदरन एरियाज की एग्जांपल दे रही हूँ, वहां पर काफी ज्यादा ट्रीज होते हैं और उनमें बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं वो टूट के गिरे हुए भी होते हैं। तो आपने कभी अगर उधर के साइड पर देखा हो तो काफी ज्यादा जो ट्रीज होते हैं जिनकी बहुत हैवी स्टेम्स होती हैं वो टूट के गिरे हुए होते हैं, राइट? Maybe because of some environmental conditions, तेज हवा चली, तेज आंधी आई, वो गिर जाते हैं, उनकी रूट्स में भी वीक हो गई हो, इतनी स्ट्रॉन्ग ना रही हो, राइट? तो बात क्या हो रही है? स्टेम ऑफ अ कट ट्री, कि एक कट करके या टूट के गिरा हुआ जो ट्री होता है वो हॉरिजॉन्टली लाइंड होता है ऑन द ग्राउंड। सपोज कि हमारे पास ग्राउंड आ रहा है, तो ये ट्री की जो ओरिजिनल पोजीशन थी ये वो है जिसमें फ्रूट्स आ रही है, और यहाँ पर ट्री होना चाहिए था ओरिजिनली, तो लेकिन ये क्योंकि टूट गया है तो इसलिए ये इस तरह से पड़ा होगा हमारे पास, राइट? तो ये वाली जो पोजीशन है ये फिर नहीं होगी। तो इस तरह से जब ट्री हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, ये आ रही है ट्री की स्टेम। तो कोई भी ट्री जो टूट चुका है, जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ग्राउंड पर, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? स्टम्प। Then he sat down on a big oak stump. अब क्या होता है, एक ओक ट्री जो था वो भी इसी तरह गिरा हुआ था और उसकी जो स्टम्प थी, उसकी जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड स्टेम थी, उस पर फादर बैठ जाते हैं जिसके एंड I sat down on a small black round stump near him. और जो जस्ट है वो भी एक स्मॉल ब्लैक गम ट्री का ही स्टम्प पड़ा होता है, ब्लैक गम ट्री भी टूट के गिरा होता है, तो वो उसके स्टम्प पर बैठ जाता है। This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्लेस था जहां पर वो लोग बैठ गए हैं, दिस इज द ओनली प्लेस, सिर्फ ये वो जगह है जहां पर
सन रेज जो थी वो ग्राउंड तक आ रही थी, या फिर वो जिस सरफेस पर वो लोग खड़े थे वहां तक सनरेज आ रही थी, अदरवाइज उसके अलावा किसी भी एरिया में सनरेज नहीं आ सकती थी। और वो सारे लैंड जो था वो कवर्ड था ट्रीज से। And on the lower side of the clearing, there was a rim of shadow over the rows of dark, stalwart plants. Stalwart क्या rim क्या होता है, चलें देख लेते हैं। rim होता है कोई भी सर्कुलर एज, ठीक है, सर्कुलर बाउंड्री। समटाइम्स आपके पास रिंग्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कभी सर्कस में देखे होंगे, गेम्स में भी यूज हो रहे होते हैं, एथलेटिक्स में भी रिंग्स यूज हो रहे थे, वो स्टील या आयरन रिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी रिंग्स बोलते हैं। जो सिर्फ बाउंड्री होती है सर्कल की और वो हॉलो साइड होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और वो स्फीयर नहीं होता, वो सिंपल सर्कल होता है, राइट। स्फीयर के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो जो सर्कल होता है वो इंटरनली हॉलो होता है, उसको हम रिंग बोलते हैं। स्टॉलवर्ट प्लांट्स, स्टॉलवर्ट प्लांट्स कौन से होते हैं? हेल्दी स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, राइट। जो प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत एजेड भी होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो न्यूली ग्रोन प्लांट्स होते हैं, जो 1 या 2 या 3 हफ्ते पहले आपने प्लांट ग्रो किया होगा, वो ऑब्वियसली वीक होगा ना एज कम्पेयर टू अ प्लांट दैट वाज ग्रोन अ ईयर अगो, ठीक है। 1 या 2 साल पहले या 4 साल या 10 साल पहले जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू वो वाले प्लांट्स जो 3 से 4 हफ्ते पहले ग्रो किए जाते हैं। तो आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। जो स्टॉलवर्ट प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हेल्दी और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, जिन पर फ्रूट भी लगा होता है। तो एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग देयर वाज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes. अब जस्ट डिस्क्राइब करें कि ये वाला जो प्लेस था सिर्फ यहाँ पर सनशाइन आ रही थी और बाकी जो लैंड था वहां पर एक रिम ऑफ शैडो था, ठीक है। रिम ऑफ शैडो कैसे था? वो एक सर्कुलर एज था जो जो किसके ऊपर आ रहा था? डार्क स्टॉलवर्ट प्लांट्स, जो प्लांट्स लगे हुए थे वहां पर उनके ऊपर शैडो आ रहा था। और प्लांट्स पे क्या ग्रो हुआ था? ग्रीन टमाटोज। लोडेड का वर्ड जो है, लोडेड मीन्स लेडन और हैवी विद। जब आप कभी ऑब्जर्व करते हैं कि एक ऐसा ट्री जिसकी ब्रांचेस पर कोई फ्रूट नहीं है और एक ऐसा ट्री जिसकी ब्रांचेस पर बहुत ज्यादा फ्रूट लगा हुआ है, तो उन दोनों के ब्रांचेस में डिफरेंस होता है कि जो ब्रांचेस होती है ना जिन पर फ्रूट लगा होता है वो बहुत ज्यादा अपराइट नहीं होती, राइट। वो इस तरह से नहीं होती, बल्कि वो कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। फ्रूट लगाने की वजह से वो टिल्ट हो जाती है, और जिन ब्रांचेस पर फ्रूट्स नहीं लगे होते वो स्ट्रेट रहती हैं, उन पे कोई वेट नहीं आ रहा ना, इसलिए वो स्ट्रेट रहती हैं। हमने चेरी ट्री में भी ये बात डिस्कस की थी। जो लोडेड का वर्ड था, लोडेड विद फ्रूट, ठीक है। तो हमने ये बात चेरी वाली जो पॉइंट थी हमारी थर्ड पॉइंट, उसको पढ़ते हुए भी डिस्कस की। लोडेड मीन्स लेडन विद फ्रूट, हैवी विद फ्रूट। What is the reason of your planting this patch up here? अब वो क्या कर रहे हैं? जैसे अगेन अपने फादर से पूछ रहा है, आई आस्क। जहां पर भी आई आएगा ना हमारे पास, इसका मतलब कि हम जेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेस नैरेटर है हमारे पास। तो जेस अपने फादर से अगेन एंड अगेन पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्लांटेशन की, यहाँ पर जो आपने सारी खेती बाड़ी की है, यहाँ पर जो प्लांट्स को ग्रो किया है, उसकी क्या रीजन थी? 20 times in my life, he said, a doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. अब ओल्ड मैन क्या कह रहे हैं, फादर क्या कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में 20 टाइम्स ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि घर जाऊं और अपनी फैमिली के साथ जितना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सकता हूं वो कर लो। इस बात का क्या मतलब हुआ? उसके पास टाइम कम है, ही इज लेफ्ट विद few years of his life, तो उसके पास जो थोड़ा सा टाइम रह गया है अब उसको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड करना चाहिए। told me not to work, और डॉक्टर ने क्या कहा था?
कि आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, नॉट टू डू anything but to live and enjoy the few days I have left with me. Okay? मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ जो थोड़े से दिन बच गए मेरी जिंदगी के उनको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजारना चाहिए, राइट? तो ये सब प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये सब सजेशंस हैं, ये सब ऑर्डर्स हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से उसको दिए गए थे कि उसके पास कम लाइफ स्पैन बचा है, he is left with few years to live, so he should better spend this time of his life with his family, take rest, enjoy his life, and not work a little, even a little bit. कि थोड़ा सा भी इसको काम नहीं करना चाहिए. If the doctors have been right, अब देखें वो डॉक्टर्स की जो सजेशंस की, जो प्रेस्क्रिप्शंस की, जो ऑर्डर्स थे उनको चैलेंज कर रहा है. जैसे कि अगर डॉक्टर्स जो थे वो सच कह रहे थे, if doctors have been right, he said, winking at me. Winking क्यों करते हैं? Winking is a flash of an eye, right? When you wink your eye. और वो क्यों कहते हैं? इस जेस्चर का क्या मतलब होता है? ये एक टोकन ऑफ फ्रेंडलीनेस होता है. तो अगर फादर को हम देखते हैं he is winking at his son, तो इसका मतलब है कि फादर एंड सन आर शेयरिंग अ फ्रेंडली रिलेशन, राइट? फादर और सन का रिलेशन जो है आपस में वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो काफी फ्रेंडली है. winking is a token of friendliness. तो फादर क्या कह रहे हैं? वो मजाक से उसको wink करते हैं, he wink and winking at me. If the doctors have been right, I have cheated death many times. अब वो क्या कह रहे हैं ओल्ड मैन कि अगर तो डॉक्टर्स ने ये बात मुझे बिल्कुल सच की थी ना, इसका मतलब कि मैंने डेथ को चीट कर लिया, मैंने डेथ को डिसीव कर लिया. So now I have reached the years the good book allows to man in his time in his lifetime upon this earth. और वो क्या कह रहे हैं कि मैंने डेथ को चीट किया है, मैंने डेथ को डिसीव किया है. A number of time it happened that death was coming to me. मेरे पास डेथ आ रही थी लेकिन मैंने उसको डिसीव कर दिया, और इस तरह से डेथ remained unsuccessful in killing me. डेथ जो है वो मुझे मेरे से मेरी लाइफ जो है उसको वापस नहीं ले सकी. Death had been unable to take my life away from me. और मैं जिंदा रहा. और गुड बुक की ये बात की जा रही है कि जैसे गुड बुक या बाइबल में हमने लवलीएस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ में भी हम लोगों ने यही रेफरेंस देखा था कि जब गुड बुक के अकॉर्डिंग एज क्या होती है ह्यूमन बीइंग्स की, बाइबल के अकॉर्डिंग एज होती है जो जनरल एज स्पैन है वो है, या टाइम स्पैन है ह्यूमन लाइफ का, वो है 70 इयर्स. वहां पे भी 3 years and 10 की हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन देखी थी, यहाँ पर भी हम वो ही एक्सप्रेशन देखेंगे. तो फिलहाल यहाँ पर देखिए वो ओल्ड मैन क्या कह रहे हैं कि मैं अब अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ जिसको हमारी जो गुड बुक है, हमारी हॉली बाइबल जो है वो अलाउ करती है कि इंसान इतने साल तक इस जमीन पर जिंदा रहे. तो मैं 70 years का हो चुका हूँ, लेकिन मैं डेथ को डिसीव करता आया हूँ. डेथ मुझसे मेरी जिंदगी वापस लेकर नहीं जा सकती. यहाँ पर एक स्पेलिंग रूल देखे क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं. जब हम डिसीव की स्पेलिंग देखते हैं तो डिसीव की स्पेलिंग में ई पहले आता है, आई बाद में आता है. तो स्पेलिंग रूल हमें ये कहता है कि जब भी वो वर्ड्स जिनमें डबल ई साउंड आती है, ठीक है, जिनमें प्रोलॉन्ग ई की साउंड आती है और हम उनमें ई और आई का यूजेज देखते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स में हमने आई को हमेशा पहले रखना है. ई से आई पहले आता है, ई बाद में आता है. अनलेस एंड अनटिल दे आर फॉलोड बाय सी. ठीक है, जैसे हमने रिसीव की एग्जांपल देखी, रिसीव की एग्जांपल देख लेते हैं.
अब ये CEI जो है ये हमें क्या साउंड दे रहा है? सी की साउंड दे रहा है ना, सी प्रोलॉन्ग ई की साउंड दे रहा है, ठीक है। तो हम उन वर्ड्स के साथ डील कर रहे होते हैं जब जिनमें प्रोलॉन्ग ई की साउंड आ रही होती है, लेकिन स्पेलिंग हमारे पास आई या आई और ई आ रही होती है, राइट। तो इन केसेस में हम आई को हमेशा ई से पहले लेकर आते हैं, लेकिन जब सी आएगा तो फिर हमने ई को पहले रखना है और आई को बाद में रखना है। आप एक रूल याद रखें, आई कम्स फर्स्ट, ठीक है। जो भी प्रोलॉन्ग ई की साउंड्स होती हैं उनके लिए ये रूल है, आई कम्स फर्स्ट। इसका मतलब सी और सॉरी आई और ई में आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा और ये दोनों मिलकर प्रोलॉन्ग ई की साउंड देंगे। लेकिन अगर इस प्रोलॉन्ग ई की साउंड से पहले सी आ रहा है तो फिर ये इन्वर्ट हो जाएगा और ई पहले आ जाएगा, आई बाद में आ जाएगा, जैसे रिसीव्ड और रिसीव्ड के केस में हुआ, राइट। तो ये पहले मैंने रूल इसलिए बताया है ताकि आप लोग मिस्टेक्स ना करें अपने राइटअप में। अब आइंदा आई होप कि जब भी आप डबल ई साउंड वाले वर्ड्स लिखेंगे, प्रोलॉन्ग ई वाले साउंड, प्रोलॉन्ग ई साउंड के वर्ड्स लिखेंगे जिनमें आई और ई आ रहा होगा, तो आप माइंडफुल रहेंगे कि आपको पहले आई लिखना है बाद में ई लिखना है, unless and until this sound is following C। अगर तो ये C के बाद आ रही है साउंड तो फिर हम क्या करते हैं, C के बाद E को पहले लेकर आते हैं और I को बाद में ले आते हैं। तो C हमारे पास इस रूल की एक्सेप्शन है, आपने इसको ज़हन में रखना है। Trees grow. I have reached the years of word book. The years the word book allows to man in this life upon earth. कि इंसान को जितनी जिंदगी वर्ड बुक के अकॉर्डिंग, हॉली बाइबल के अकॉर्डिंग दी गई है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए, मैं अब उस उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ और मैं डेथ को रिसीव करता आया हूँ, धोखा देता आया हूँ, ठीक है। तो 3 score years and 10 क्या होता है? Score means 20। बाइबल में ये एक्सप्रेशन यूज हुआ है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्पैन को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये लाइफ स्पैन क्या है? 3 ऐसे लिख देते हैं। 4 means 20 and 10 and means प्लस के बाद हम 10 ऐड कर देते हैं, तो what it becomes? 3 into 20 means 60 plus 10 is equal to 70। तो ये एक्सप्रेशन जो है 3 score years and 10, इसका मतलब होता है 70। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्कोर का क्या मीनिंग होता है, और पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है कि 3 score years and 10 का क्या मीनिंग होता है, ये किस डिजिट के इक्विवेलेंट होते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। He got up from the stump and wiped the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana। अच्छा, अब क्या होता है? वो स्टम्प जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं वहां से उठ जाते हैं, और जो वर्ड जो टर्म यूज हो रही है ना यहाँ पर रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, तो ये एक्चुअली रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये स्वेट ड्रॉप्स हैं जो उसके फेस पे थे और मैन के फेस पर थे, और ये इतने ज्यादा थे जैसे कि रेन ड्रॉप होते हैं, ठीक है। स्वेट ड्रॉप्स की वो इंटेंसिटी तो नहीं होती ना जो रेन ड्रॉप्स की होती है, लेकिन यहाँ पर स्वेट ड्रॉप्स को रेन ड्रॉप से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि स्वेट ड्रॉप्स भी इतने ज्यादा थे और मैन को स्वेटिंग इतनी ज्यादा हुई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे ये रेन ड्रॉप्स हैं। तो रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट from his red wrinkled face with his big blue bandana। रिंकल्स में देखते हैं, रिंकल्स क्या होते हैं? रिंकल्स होते हैं एजिंग लाइंस,
चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ जाती हैं या फिर स्किन पर आपकी, वैसे ही बिकॉज ऑफ एजिंग जब आपकी स्किन जो है वो डिटेरियोरेट करती है, खराब होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाते हैं आपके सेल्स, तो रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन पर। रिंकल्स क्या होते हैं? एजिंग लाइंस या लाइंस ऑफ एजिंग। ओके, बैंडाना क्या होता है? बैंडाना इज अ लार्ज कॉटन स्कार्फ जो ओल्ड मैन ने पहना हुआ है, और वो उसे अपने फोरहेड को, अपने स्वेट को क्लियर कर रहे हैं, राइट? एंड समथिंग एल्स जस्ट ही सेड, अच्छा अब वो कुछ और बात बताना चाह रहे हैं जैसे, ठीक है, दिस इज समथिंग एल्स जस्ट ही सेड मोशनिंग फ्रॉम मी, motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing। अब क्या हो रहा है? अब उसको फर्दर अपर एज की तरफ लेके जा रहे हैं उसके फादर के। अब वो दिखाएंगे कि फर्दर जो उसके बाद उसके ऊपर वाला एज है क्लियरिंग का, वहां पर क्या होता है। तो मोशनिंग का मीनिंग होता है जेस्चरिंग, इंडिकेटिंग, वो रास्ता बता रहे हैं ना, जैसे इशारा करना। जेस्चरिंग का मतलब होता है इशारा करना, मोशनिंग का मतलब होता है कोई भी मूवमेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब है इंडिकेट कर रहे हैं, उसको रास्ता बता रहे हैं। तो अब देखिए कि वो फर्दर जेस को कहां पर लेके जाना चाह रहे हैं। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड until you reach 310। After these years, your time is borrowed। borrowed के क्या मतलब होते हैं? taken for a particular period of time, वो चीजें जिनको आपको रिटर्न करना होता है, ठीक है? taken to be तो बोरोड वो चीजें होती हैं, जैसे आप कभी कभी अपने फ्रेंड से बुक्स बोरो कर लेते हैं ना, आपको उन बुक्स को रिटर्न करना होता है, वो बुक्स हमेशा के लिए आपके पास नहीं होती। इसी तरह से आप अपने फ्रेंड से पेन बोरो कर लेते हैं, वो पेन आपको वापस करना होता है, राइट? तो बोरोड मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसको आप कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं और फिर उसको आपने वापस करना होता है। तो ओल्ड मैन जो है, जो फादर है, वो जस्ट को नेक्स्ट अपर एज की तरफ लेके जा रहे हैं, क्लियरिंग का जो अपर एज है वहां पर। और क्या कह रहे हैं कि तुम ये बातें नहीं समझ सकते जब तक तुम 70 ईयर्स के हो जाते। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड until you reach these score and 10 के जिस स्टेज पर मैं हूँ, तुम मुझे तब भी अंडरस्टैंड कर सकोगे जब तुम भी इसी स्टेज पर आ जाओगे, राइट? इसका मतलब कुछ इस तरह से जैसे putting yourself in somebody else's shoes। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरी जगह पर नहीं खड़े हो सकते, तुम मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को, मेरी जो व्यू पॉइंट्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आफ्टर दीज इयर्स योर टाइम इज बोरोड। अब ओल्ड मैन क्या कह रहे हैं कि जब आप 70 इयर्स की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपके पास जो भी टाइम होता है, आपकी जो भी लाइफ होती है, वो बोरोड होती है। आपको कोई कंफर्मेशन नहीं होती है कि कब आपकी लाइफ एंड हो जाए। तो ये जो टाइम होता है, ये एक सॉर्ट ऑफ बोनस होता है, एक एक्स्ट्रा टाइम पीरियड होता है जिससे आपको ब्लेस किया जा रहा होता है फ्रॉम गॉड। और ये आपको टाइम जो है ये जैसे कहते हैं एक्स्ट्रा में होता है, तो एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है, क्योंकि हमने एवरेज लाइफ स्पैन तो गुड बुक के अकॉर्डिंग 70 ईयर्स देखा है ना। तो 70 के बाद भी अगर कोई इंसान सर्वाइव कर रहा है तो वो उसका बोरो टाइम है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम समथिंग गोज बैड। और अब वो क्या करेंगे कि जब आप इस तरह के टाइम में रहते हैं जो आपको एज अ रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो आप अपने पास्ट से कुछ चीजें रिकॉल कर रहे होते हैं। आप समटाइम्स गोइंग बैक टू योर पास्ट मीन आप लिटरली तो अपने पास्ट में नहीं जा सकते ना। आप क्या जा सकते हैं अपने चाइल्डहुड में, अपने स्कूल टाइमिंग में, जब आपका मॉन्टेसरी में या प्ले ग्रुप में एडमिशन हुआ था, नहीं जा सकते ना। तो गोइंग बैक या समथिंग गोज बैक का मीनिंग होता है कि जो पास्ट है वो वापस माइंड में आ रहा होता है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन। You go back to the places you knew and loved।
अब वो क्या कह रहे हैं कि इंसान उन जगहों पर जाना पसंद करता है, जाना शुरू कर देता है जहाँ जाना आपको पसंद होता है। तो इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा टाइम होता है जिससे इंसान की लाइफ को ब्लेस किया गया है, ये एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है और इसको इंसान को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। You go back to places you knew and loved. See the steep hill slope. He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. अब वो जो रेम था उसके अपर एंड पर पहुंच चुके हैं। Your mother and I, when she was 19 and I was 22, cleared this mountain slope together. अब वो जब माउंटेन के टॉप पर पहुंच गया ना, तो वो अपनी यूथ की मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि योर मदर when she was 19 years old and I was 22 years old. ठीक है, जब वो यंग थे, when their energies were on its peak, राइट, जब वो अपनी लाइफ के बेस्ट स्टेजेस से गुजर रहे थे, तो तब उन्होंने ये माउंटेन स्लोप जो है ये मिलकर क्लियर की थी। यहाँ से क्लियरिंग जो थी उन्होंने मिलकर की थी। We raised corn, beans and pumpkins here. तो बीन्स का आपको पता है, pumpkins का भी पता है, कॉर्न्स का भी पता होगा, लेकिन वैसे ये सब होती है ग्रेन्स और pumpkin वेजिटेबल है। तो he continued his voice rising with excitement. Excitement means passion, right? जब आप बहुत इमोशनल होते हैं किसी चीज के लिए और आप खुश होते हैं किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम एक्साइटमेंट या पैशन का वर्ड यूज करते हैं। तो वो जब एक अच्छी मेमोरी रिकॉल कर रहा था तो उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट थी। वो बहुत एक्साइटमेंट से कह रहा था कि हमने यहाँ पर ये सारी वेजिटेबल्स ग्रो की थी, हमने इस माउंटेन स्लोप को मिलकर क्लियर किया था। He talked with his hands too. अब talking with hands का मतलब होता है कि जब आप नॉन वर्बल जेस्चर्स भी दे रहे होते हैं, अपने हाथ हिला के इशारा करके बात कर रहे होते हैं, और वो जो आपके नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। Those were the days. This wasn't the land one had to build up. अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो डेज थे जिनमें हमने इस लैंड को क्लियर किया था, तब ये लैंड इतना प्रोडक्टिव नहीं था कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी कल्टीवेशन करता। It was already clear as God had made it, and we had to do was to clear the trees and burn the bushes. Bush means shrubs. अब जो naturally grown plants थे यहाँ पर, trees थे, vegetables, trees थे, herbs थी, जो भी naturally grow किए हुए plants थे, उनकी बात हो रही है कि हमने वो ट्रीज, वो shrubs, वो bushes खुद हटाई थी, वो weeds खुद क्लियर की थी, और ये लैंड जो था ये पहले बिल्कुल ऐसे था जैसे नेचुरली था, तो हमने इसको खुद से क्लियर किया। ये क्लियरिंग हमने की थी यहाँ पर। और फिर I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. अब वो क्या बता रहे हैं? Plow means to make furrows in land. ठीक है, जब आप किसी भी सॉइल को या मड को सॉफ्ट करने के लिए कल्टीवेशन या प्लांटेशन के लिए पहले उसको सॉफ्ट करते हैं। तो प्लोइंग का मतलब होता है हल चलाना। तो सबसे पहले जिस इंसान ने इस लैंड को प्लो किया था वो थे जिसके फादर। एंड वी raised more than a barrel of corn to the shop. Barrel means a big cylindrical container. इसके लिए आप ड्रम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सरप्राइज के तौर पे उन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी उनकी कि एक पूरा जो बैरल था वो उनकी यील्ड थी, उन्होंने वो गेन किया था आफ्टर द कल्टीवेशन। तो इसका मतलब कि सॉइल बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। शॉक मीन्स सरप्राइज और एस्टॉनिशमेंट, दैट्स व्हाई आई केम बैक अप हियर। तो उसकी वजह से उनको पता था कि ये लैंड जो है ये बहुत अच्छा है फॉर कल्टीवेशन फॉर बोथ वेजिटेबल एंड प्लांट्स, तो वो वापस यहाँ पर आए थे कल्टीवेशन के लिए। आई वेंट बैक टू आवर यूथ एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज। और वो जो इतनी अच्छी सॉइल वाला लैंड था, जो इतना प्रोडक्टिव लैंड था, वो सिर्फ ये लैंड था
जिस पर ओल्ड मैन, जिस पर जेस के फादर ट्रस्ट कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने इसी लैंड को दोबारा से चूज किया कि वो यहाँ पर ग्रो कर सके वेजिटेबल्स, अपनी कल्टीवेशन कर सके, और उसके अलावा वो यहाँ पर अपनी जो यूथ की मेमोरीज थी उनको भी रिकॉल कर सके। तो यहाँ पर दो रीजन आ रही है, एक तो ये थी कि ओल्ड मैन जो थे, जैसे फादर जो थे, वो कह रहे थे कि अगर तो आप 70 इयर्स की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो ये एज का वो स्टेज होती है जहाँ पर आप अपनी गुड मेमोरीज को चेरिश करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप उन एरियाज में, प्लेसेस पर वापस जाना चाहते हैं जहाँ पर आपने हैप्पीनेस फील की थी, आपने अपनी लाइफ के बेस्ट टाइम्स को गुजारा था। और दूसरी वजह क्या थी कि ये लैंड जो था बहुत प्रोडक्टिव था, ये लैंड जो था वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा था, और अपनी टाइप का सिर्फ यही लैंड था जहाँ पर अच्छे तरीके से कल्टीवेट किया जा सकता था वेजिटेबल्स को। तो इस वजह से उन्होंने इसी लैंड को चूज किया, डिस्पाइट the efforts that he had to invest in climbing up the mountain. ऑल्दो कि उनको इन पहाड़ों पे चढ़ने में बहुत एफर्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी लैंड को चूज किया। So for your homework, you have to translate the last passage that is on page 13 and something else just. ये वाला जो पैराग्राफ है ना, लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जो पेज 13 पे, and something else just, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, इसको एंड करना है। And this was the only land left like that was. यहाँ पर आपका पैराग्राफ भी एंड हो रहा है, आपने इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है और इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, और प्लीज ट्रांसलेशन कर लिया करें, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटिंग, क्योंकि जब पेपर में आ जाएगी तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैम काइंडली रिपीट कर दें, ये पैराग्राफ कहाँ पे एंड हो रहा है? पैराग्राफ पे पेज 13 का लास्ट पैराग्राफ, एंड समथिंग एल्स जेस, ये जेस के फादर के डायलॉग से स्टार्ट हो रहा है। He said motioning for me to follow him to the upper edge of the clearing. ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, and this was the only land left like this, sorry, like that was. यहाँ पर ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, पेज 14 पे एंड हो रहा है ये पैराग्राफ। Is that clear? Yes, ma'am.